नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, wind up on 6th of October. लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि चुनाव आयोग को जितनी संवैधानिक ताकत भारत के संविधान ने दी है और उस ताकत का प्रयोग करते हुए आखिरकार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान इसके साथ क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है, तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year, and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is, as I said, which is on a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर। क्या कारण है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान नहीं किया गया? क्या कारण है कि 4 की जगह 2 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान किया गया? आखिर कई सारे सवाल मौजूदा वक्त में खड़े होते हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सवाल तब से विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े कर रहे हैं जब से एनसीपी और शिवसेना की टूट के समय जो खेमा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, उस खेमे को असली पार्टी का दर्जा देने का काम चुनाव आयोग ने किया था, इलेक्शन कमीशन ने किया था। सवाल तब से उठ रहे हैं और सवाल मौजूदा समय में आकर के इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि आखिरकार क्या इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक ताकत का बीजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्या इलेक्शन कमीशन, जो अधिकार इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ है, क्या वो उन राज्यों में पहले क्यों जा रहा है चुनाव कराने जहां की हार जीत से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय चुनावी संभावनाओं को बहुत थोड़ा ही असर पड़ता है? आखिर हरियाणा का चुनाव 5-5 से लोकसभा चुनाव का नतीजा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बराबरी पर रहा था, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अब भी ऐसा लग रहा है कि शायद हरियाणा के भीतर थोड़ी मेहनत की जाए तो अब भी हरियाणा की मिजाज को बदला जा सकता है, अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। क्या इसलिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले किया गया? क्या महाराष्ट्र और झारखंड के पहले चुनाव के पहले एक परसेप्शन बनाने की आखिरी प्रयास है? क्या महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव भी नहीं कराया गया? कोई ना कोई बहाने से उसको टालते रहे। आखिर इसके साथ ही कई राज्यों के विधानसभा सीटों के उपचुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की भी कुछ सीटें होती है। वायनाड का लोकसभा चुनाव, जो कि राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुए सीट है, वो 2 जगह से चुनाव जीते थे राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो वायनाड में जब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि प्रियंका गांधी वहां से संसद पहुंचेगी, तो आखिरकार वायनाड का चुनाव क्यों टाला गया? क्या वायनाड का चुनाव टालने के पीछे एक डर तो नहीं दिखाई दे रहा है सत्ताधारी दल को कि राहुल गांधी अकेले पूरी सत्ता की नाक में दम करके छोड़ रखे हैं? कहीं प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच गई तो फिर सत्ता के लिए मौजूदा दौर में जीना मुहाल हो जाए। आखिर इस कारण से तो नहीं वायनाड का चुनाव कहीं टाल दिया गया? आखिर इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयुक्तों ने कहा कि 6 महीने के भीतर वह उपचुनाव पे फैसला लेंगे। आखिर क्या कारण है कि उपचुनाव टाले गए? कई सारी परिस्थितियां एक साथ आकर खड़ी हो रही। एक तो ये कि एक सवाल ये होता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के अनुसार से चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। अगला सवाल ये होता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को अंतिम समय तक, जहां तक टाला जा सकता है वहां तक टालने की कवायद क्यों की जा रही है?
अगला उसके अगला सवाल होता है कि उपचुनाव की घोषणा क्या इसलिए नहीं किया गया कि योगी आदित्यनाथ यदि उपचुनाव जीत करके आते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर तो फिर ताकतवर हो जाएंगे। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संघर्ष के भीतर योगी आदित्यनाथ का हाथ ऊपर हो जाएगा। आखिर गुजरात लॉबी से ऊपर दिखाई देने लगेंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर नीतीश कुमार का कुछ अलग एजेंडा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी में बिहार में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार की साझा ताकत से महाराष्ट्र के भीतर, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित हार साफ दिखाई दे रही है। और इन सबसे आगे बढ़कर के अगर देखें तो कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाएं कुछ भी हो, वह चुनाव आयोग की नजर में केवल और केवल दूसरे दलों की तरह एक रजिस्टर्ड पार्टी है। जी हाँ, तो क्या उसकी सुविधा ही इस भारत देश में संवैधानिक सुविधा बनाकर के पेश की जा रही है? आखिर एक ही साथ कई सारे सवाल खड़े होते हैं, उन हम एक एक करके उन सब की बात करते हैं। और इस पर बात करने से पहले सबसे पहले चुनाव आयोग की संवैधानिक ताकत के बारे में थोड़ी सी हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आखिर चुनाव आयोग के पास संवैधानिक ताकत ये होती है कि जैसे किसी भी विधानसभा का या किसी भी लोकसभा का 4.5 वर्ष का कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास वो संवैधानिक ताकत आ जाती है कि उसके बाद से वह उस राज्य का या फिर कहे केंद्र का जिसका भी चुनाव हो, वह चुनाव कराने के लिए तारीखों को तय करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मई के महीने में 2007 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा गठित हुआ था, तो कायदे से 2012 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश के भीतर मई के महीने में ही होना चाहिए था। लेकिन फरवरी मार्च में चुनाव निपटा दिया गया था वहां पर, और उसके लिए कोई मायावती ने विधानसभा भंग नहीं किया था क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री वहां होती। ये इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक ताकत थी कि दूसरे राज्यों में मतलब पंजाब उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी करवा दिया गया था। आखिर आज वो काम क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग को इतनी ताकत है कि 6 महीने के भीतर या फिर 3 महीने 4 महीने के भीतर जहां पर भी विधानसभा चुनाव या उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी राज्यों को एक साथ क्लब कर करके चुनाव करा सकते हैं। फिर ये किस्तों में चुनाव क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं कि आप समझ लीजिए कहीं किसी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल नवंबर के महीने में खत्म हो रहा है, तो फिर उस नवंबर के महीने में जिस विधानसभा के कार्यकाल खत्म हो रहा है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यानी अगले साल 4.5 वर्ष पूरा होते ही, जब 4.5 वर्ष पूरा होगा तो चुनाव आयोग के पास उसके बाद ये ताकत मिल जाती है कि उस तारीख जब वो सरकार गठन होता है तो उस तारीख के बाद वो तय कर सकता है कि चुनाव आयोग कि कब वो चुनाव कराने। ये राज्य सरकार और राजनीतिक पार्टी की सुविधा से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनाव की तारीखों का तय करता है, और उस चुनाव को क्लब करा करके चुनाव कराने की जो स्वतंत्रता इलेक्शन कमीशन को दी गई है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा। लेकिन आज का तो कुछ विचित्र तरीका है। चुनाव आयोग के पास इतना अधिकार है कि जो चुनाव पिछली बार 8 फरवरी 2020 को दिल्ली में चुनाव हुए थे, उस चुनाव को भी चुनाव आयोग यदि चाहे तो फिर उस चुनाव को भी महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव करा सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कराया जाएगा, सबको ये बात पता है। और इन सब के पीछे जो पॉलिटिकल कहते हैं ना पॉलिटिकल फंडा है, वो समझिए। जम्मू कश्मीर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर तक चुनाव प्रक्रिया शुरू कर लेनी चाहिए, और ठीक उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया। ठीक है, उसमें सबको स्वागत करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के भीतर 2019 को जिस प्रकार से 35A और धारा 370 के सेक्शन B को जिस प्रकार से निष्प्रभावी किया गया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की जनता को पहला बार वोटिंग करने का पूरी तरीके से नहीं बल्कि केंद्र शासित के तौर पे सही दिया तो जा रहा है। आखिर ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 तारीखों का ऐलान किया गया। 3 चरणों में वहां के चुनाव होंगे। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को चुनाव संपन्न होगा और 4 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों के मतगणना होगी, चुनाव के परिणाम होंगे। हरियाणा के बारे में बता दें कि 3 नवंबर के विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था हरियाणा में, और उस कार्यकाल खत्म होने के 32 दिन पहले चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए चुनाव कराने का फैसला किया है। आखिर 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा था और 1 अक्टूबर को चुनाव कराया जा रहा है। महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, और झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर के मध्य में खत्म हो रहा है। तो इन चारों राज्यों का तो कम से कम एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन केवल 2 राज्यों का ही इस्तेमाल किया गया है। 2 का अनाउंसमेंट, 2 के तारीखों का ऐलान करने के बाद ये परिस्थिति खड़ी हो गई है कि 6 हफ्ते तो चाहिए कम से कम चुनाव कराने के लिए। तो क्या 26 नवंबर और 4 अक्टूबर जिस दिन मतगणना है,
उस टेक्निकल पॉइंट को, उस चीज को अगर समझे, उसको मद्देनजर समझने की प्रयास कीजिए कि 4 तारीख से पहले चुनाव का ऐलान तो होगा नहीं, क्योंकि 4 तारीख के पहले अगर किसी चुनाव का ऐलान अगर करेगा तो फिर 4 तारीख वाली मतगणना को टाल करके उस दिन पर ले जाना पड़ेगा जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव होगा या झारखंड का चुनाव होगा। तो इन दोनों को क्लब करने के लिहाज से अगर देखें तो 4 अक्टूबर के तुरंत बाद, 4 अक्टूबर के तुरंत बाद, यानी ये कहे कि 4 अक्टूबर के बाद कितने दिन बचेंगे 26 नवंबर में, 4 अक्टूबर के 26 नवंबर में समय बचेंगे, 4 अक्टूबर से 4 नवंबर, और 31 दिन का अक्टूबर महीना है तो वो 31 दिन मान लीजिए। फिर ये यानी कुल मिला के 42-45 दिन पहले आचार संहिता लगानी होती है। तो उम्मीद की जाती है कि 6, 8, 10, 9 अक्टूबर के, मतलब 4 के बाद किसी भी अक्टूबर के किसी भी दिन इन दोनों राज्यों के चुनाव का एक साथ अनाउंस कर दिया जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि झारखंड का अलग से चुनाव कराएंगे, महाराष्ट्र का अलग से कराएंगे, कोई ठिकाना नहीं है चुनाव आयोग का इस दौर में कि वो कब क्या बोलेगी। अब ऐसे में पॉलिटिकल परिस्थितियों के ऊपर अगर नजर डालें, क्या क्या दिक्कत है, कैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ताकत ने महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया है, कैसे संभावित प्रियंका गांधी के संभावित एंट्री पे भारतीय जनता पार्टी को डर है। अब इस सब के बीच क्या नीतीश कुमार की कोई जिद है जिसपे सबको सुविधा दी जा रही। महाराष्ट्र की राजनीति सबको पता है कि महाराष्ट्र इस देश के आर्थिक इंजन कह सकते हैं, जिसने मुंबई की सत्ता पे कब्जा कर लिया, समझो इस देश की सत्ता से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आखिर झारखंड के भीतर माइनिंग माफिया का खेल कितना बड़ा है और कितने सफेद पोश लोग पर्दे के पीछे से इस माइनिंग माफिया के खेल में शामिल होना चाहते हैं। आखिर झारखंड के भीतर राज्यों की सरकार क्यों बनाना चाहती है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, यह भी आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है कि आखिर झारखंड के भीतर खेल क्या है। असल खेल उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल खेल है, राजनीतिक खेल है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर जिस दिन सत्ता हाथ से निकल गई, जिस दिन हरियाणा की सत्ता हाथ से निकल गई, शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसान कभी भी दिल्ली को 3 तरफ से घेर सकते हैं। क्योंकि सवाल उठता है फिर सड़कों पर कील लगा करके किसानों को, इस भारत देश के अन्नदाताओं को, देश की राजनीति, देश की राजधानी के भीतर आकर के शांतिपूर्ण और शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता उसको। और ऐसे में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल प्रयोग से पंजाब बॉर्डर पे ये रोक लिया गया, या फिर कहीं हरियाणा के भीतर ही रोक दिया गया। सत्ता बदलते हुए, निजाम बदलते हुए हरियाणा के भीतर वो रोक नहीं सकते हैं। दूसरी परिस्थिति उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की होती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की परिस्थिति तो ये होती है कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर उपचुनाव होता है, अगर वहां पर अच्छा प्रदर्शन करके अगर सीट जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर, आरएसएस के अंदर और देश के अंदर क्या धारणा बनेगी? धारणा एक ही बनेगी कि लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर हुआ था, वह चेहरा अलोकप्रिय हो चुका था, इसलिए उत्तर प्रदेश के जनता ने नकार दिया लोकसभा के चुनाव में। अगर विधानसभा के उपचुनाव यदि योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं तो फिर धारणा एक बन जाएगी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हार मिली, उसके अंदर जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर उसमें जीत मिली, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का कद, उनके रिप्लेसमेंट ढूंढने की कवायद धरी की धरी दिल्ली की रह जाएगी। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली पहुंचने की संभावना को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अगर टालना चाहती है तो इसके पीछे कारण साफ नजर आता है। आप जरा उन सारी परिस्थितियों को देखें जिसके भीतर बिहार के उपचुनाव टाले गए। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा रही है कि जल्द से जल्द विधानसभा का ही चुनाव हो जाए, ताकि विधानसभा के भीतर जो तीसरे नंबर की पार्टी बन करके हैं और गठबंधन करके ही उन्हें चाहे इधर चाहे उधर, जिधर भी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव आरजेडी के साथ या नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ, गठबंधन करके ही उनको चुनाव लड़ना है। तो उन परिस्थितियों के भीतर अब चूंकि नरेंद्र मोदी को भी नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत है केंद्र के भीतर, उन परिस्थितियों के भीतर चिराग मॉडल का इस्तेमाल करने की तो कोई हिमाकत वो कर नहीं सकते। तो क्यों ना जब तक इन परिस्थिति बनी हुई है फ्रेश इलेक्शन ही बिहार के भीतर करा लिया जाए और उसमें नंबर 3 की पार्टी नंबर 1 तक पहुंचने की एक कोशिश करती हुई दिखाई दे। आखिर ये कवायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। भले वो कहे कि चुनाव हो गया तब तक की इतनी नौकरियां देंगे, सभी को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने विधायकों को नौकरियां देना चाहते हैं, अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं बिहार के विधानसभा में। तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार के भी चुनाव होंगे, इसलिए वहां पर भी उपचुनाव नहीं हुए? आखिर एक कारण ये भी होता है, झारखंड का कारण हमने आपको बता दिया, हरियाणा के कारण बता दिया कि झारखंड के भीतर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा आशा दिख रही है। दूसरी वहां पर संसाधनों, माइनिंग के ऊपर कब्जे की संसाधनों के जिम्मे किसके हाथ लगेगा, इन
बातों की कवायद ज्यादा है। हेमंत सोरेन को जेल में भी डाला गया, आपने देखा, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से निकल करके बाहर आ गए। अब पूरे शिद्दत से झारखंड के भीतर जमे हुए हैं। आदिवासी चेतना का मुद्दा अलग से देश में खड़ा हो गया। अब तो आदिवासी के बंटवारे के राज्यों का अधिकार भी मिल गया, और जो मंशा रही है इस भारत देश के भीतर कुछ पॉलिटिकल पार्टी की, उस पॉलिटिकल पार्टी के मंशा पे कहते हैं ना, आघात तब तक होते रहेगा जब झारखंड में जेएमएम शिबू सोरेन की विरासत कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन आएगी। अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के भीतर उत्तर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और उनके साथ खड़े हुए कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खुद खराब है। महाराष्ट्र के भीतर देवेंद्र फडणवीस वहां के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और महाराष्ट्र में ब्राह्मण राजनीति बहुत ज्यादा चलती नहीं है। महाराष्ट्र मराठाओं का प्रदेश है। महाराष्ट्र, वहां की 32% आबादी जो मराठाओं की है, जो आरक्षण मांग रही है, मराठा आरक्षण, जो सड़कों के ऊपर है, और उन मराठा आरक्षण के भीतर मनोज पाटिल का जो एक आंदोलन है वो नाक में दम किए हुए है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मिजाज के उलट मिजाज वाला समाज है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के भीतर मराठा के साथ साथ जो बेहद ताकतवर राजनीति होती है, वो राजनीति वहां दलित राजनीति होती है। दलित राजनीति के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पहले से भी नहीं थी, और महाराष्ट्र के भीतर तो दलित वर्ग के बीच समाज सुधार आंदोलन, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की एक लंबी इतिहास रही है, ज्योतिबा फूले से लेकर के अंबेडकर तक। और ये तमाम चीजें जब एक साथ रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए 2014 के विधानसभा चुनाव की तरह या चतुष्कोणीय मुकाबले की उम्मीद भी नहीं कर सकती, और 2019 की तरह बाला साहब ठाकरे की विरासत पे, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उनके साथ नहीं है। आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन का पिछड़ने का यही सबसे बड़ा कारण रहा, और ये कारण अब बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट उठा करके गुजरात भेज दिए गए। बीएमसी का, जिसको शिवसेना के एटीएम तक कहा जाता है, जिसको शिवसेना का सबसे बड़ा गढ़, और शिवसेना आज के दौर में अगर बात करें शिवसेना की, तो उद्धव ठाकरे गुट के सबसे बड़ा गढ़ जिस मुंबई को माना जाता है, उस मुंबई के चुनाव को, म्युनिसिपल चुनाव को क्यों टाला जा रहा है? आखिर अब तो विधानसभा चुनाव भी टाला जा रहा है, जब तक टाला जा सके महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। इसके पीछे उद्धव ठाकरे की ताकत है, मुंबईकर की ताकत है, मराठाओं की ताकत है, मराठा मानुस की ताकत है, और महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट, जो चाहे वह चिप वाला, इलेक्ट्रॉनिक चिप वाला मामला हो, चाहे कोई अन्य मामला हो, कई प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात ले जाने की कवायद हुई, जिसने मराठी मानुस को अंदर तक झकझोर दिया। पार्टियां तोड़ने की जो कवायद महाराष्ट्र के भीतर हुई, चाहे शरद पवार के एनसीपी हो, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या फिर आगे बढ़कर के अगर देखें तो गुवाहाटी मॉडल के तहत महाराष्ट्र की राजनीति और भावना प्रधान समाज के भीतर जिस प्रकार से सूरत और गुवाहाटी के माध्यम से राज्य के निजाम बदलने की जो कोशिश की गई, उसको राज्य की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया, और उस प्रकोप से बचने के लिए, जनता के उस मिजाज को जहां तक हो सके उसका परीक्षण का मौका देने से रोकने के लिए साथ में चुनाव का ऐलान नहीं कराया गया। आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक बड़ी मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के भीतर आप देख रहे होंगे कैसे रातों रात ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल शुरू हो गए। महाराष्ट्र में भी यही करने की कोशिश है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले अपने काम लायक, अपने फेवर के माने जाने वाले अधिकारियों को कथित तौर पर उन जिलों, उन इलाकों के भीतर, उन कस्बों में तैनात कर दिया जाए जहां तक हो सके वहां महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को पलीता लगाया जा सके वहां पे। लेकिन जब जनमत एक तरफा होता है तो इस सारी कवायद धरी की धरी रह जाती है, और कमोबेश महाराष्ट्र के भीतर यही होने वाली है। आप सुने होंगे कहावत कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, 1 जनवरी नहीं तो होली ही सही, बकरे को हमें अंततः निवाला ही बनना पड़ता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर या जिन राज्यों में उपचुनाव है उस राज्य के अधिकांश राज्यों में क्या वही बकरी वाली खेल होने वाली है? क्या इस वजह से डर लग रही है भारतीय जनता पार्टी को? झारखंड को छोड़ दे तो किसी राज्य का लोकसभा का चुनावी नतीजा इन चारों राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में। झारखंड में भी सीटें घटी, 2019 की तुलना में ज्यादा सीटें मिली, जीत मिली, सीटें घटी। राज्य का विधानसभा चुनाव अलग होता है। तो इन सब को देख करके साफ दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जो भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं कि बार बार चुनाव होने से विकास प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, लिहाजा वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला और उसके लिए कमेटी बनाई गई है। वन नेशन वन इलेक्शन जिसको कराने की मंशा होगी वो भला 4 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव भी कुछ राज्यों के एक साथ नहीं करवा सकता इस देश के भीतर। अजब विरोधाभासी रवैया दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बातें तो लंबी लंबी फेंकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, और 4 राज्यों के चुनाव कराने में पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि राज्यों का मिजाज गुजरात लॉबी के मिजाज से मेल नहीं खाता। आज के दौर में इन चुनावी राज्यों के मिजाज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से मेल नहीं खाता है। इन चुनावी राज्यों के मिजाज यूं कहे कि किसानों का मिजाज हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे ओल्ड पेंशन का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो जो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर की स्वच्छता की यानी फुल स्टेट गुड का जो भी हो, इन सारे मुद्दे के आश्रय किसानों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, जाति जनगणना का सेंसस के मुद्दे, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसके भीतर आप देख रहे हैं कि व्यवस्था कितनी बड़ी चीज है कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी एक इंटरव्यू के भीतर जाति जनगणना का समर्थन करते हुए दिखते हैं। और इस सारे मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू किया तो फिर तब स्थिति ये हो जाती है कि एक साथ चुनावी हार, कलेक्टिव चुनावी डिफीट से बचने के लिए, सामूहिक हार से बचने के लिए क्यों न किस्तों में चुनावी हार की संभावना के बीच एक आध जीत की संभावना बनाई जा सके या उसको जिंदा रखा जा सके कि कहीं कुछ हाथ लग जाए। और यही कथित रवैये का जो है परिणाम है कि चुनाव की तारीखों को जो है ना किस्तों में बांट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि शायद हरियाणा के चुनाव जीत जाए। हरियाणा यदि गलती से भी जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव के पहले ढोल पीटा जा सकता है कि देखो हरियाणा तो हमने जीत के दिखा दिया। जी हाँ, झारखंड में ढोल पीटा जा सकता है। ये सारी कवायद एक साथ चल रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। उसमें प्रियंका गांधी के बीच संसद पहुंचने से सत्ता पक्ष की नींद हराम है, क्योंकि वो संसद अगर पहुंच गई तो हालात और विकट हो जाएगी। आखिर चुनाव लंबा खींचेगा तो एक कारण इसके बीच और है कि संसद का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, आप 2017 के गुजरात चुनाव को ध्यान दें तो जैसे गुजरात चुनाव को टाला गया और अंत में छोटा सा सत्र बुलाया गया, वैसा ही ये चुनाव लंबा खींचेगा और उसके बाद विंटर सेशन को भी छोटा किया जा सकता है, शीतकालीन सत्र को भी छोटा किया जा सकता है, क्योंकि सत्र के अंदर गठबंधन की सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी, जो कि बहुमत के बूते भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गठबंधन सहयोगियों के दम पर हासिल किए गए बहुमत के बूते प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के बूते प्रधानमंत्री हैं, तो उनको संसद के हर सत्र के अंदर, हर सत्र के भीतर सत्ता गंवाने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। और कौन जानता है भला इस दौर में कि तीनों राज्यों के चुनाव के परिणाम यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया तो अगला बजट जो फरवरी के भीतर आना है वो निर्मला सीतारमण नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का कोई वित्त मंत्री पेश करता हुआ नजर आए संसद के भीतर। आखिर साथ में चुनाव कराने की, उससे बचने के पीछे सबसे बड़ा डर यही होता है और इसी डर ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता पक्ष की गोदी में बैठा हुआ जो विपक्ष आरोप लगाता है कि इस देश में चुनाव कराने वाली संस्था की स्थिति है, तो ये संस्था ने, जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को किस्तों में करवाने का फैसला किया है। बहाने कई सारे ढूंढे जा सकते हैं, ढूंढे भी जाते हैं, बताए भी जाते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है, अंतर इतना होता है कि कभी कभी शेरो शायरी किया जाता है, कभी कभी शेरो शायरी पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों को सुनने को नहीं मिलते हैं। देखते रहिए आने वाले वक्त में महाराष्ट्र को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार के, यूपी के वायनाड के चुनाव को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के, झारखंड को लेकर के, इस देश के लोकतंत्र को जो है चुनाव तंत्र में ढालने की कवायद कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते थे। बाकी देखते रहिए, आगे सारी खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास खबरें उपलब्ध होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।